साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरव और वेल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विवेक नेगी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय बरागटा भी रहेंगे। सबसे पहले प्रदीप सौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मिलने वाला है दिल्ली वालों को इस बार, हमेशा की तरह चूचू का मुरब्बा या फिर कुछ उम्मीद की जाए? देखिए, बजट तो अब चूचू के मुरब्बा ही रह गए हैं, क्योंकि एक दशक पहले तक बजट ये तय कर देता था कि देश की मुद्रा कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, और एक पारंपरिक हेडिंग होती थी अखबार की और मीडिया की, रुपया आएगा कहाँ से और रुपया जाएगा कहाँ। तो अब रुपया आता कहाँ है और जाता कहाँ है, और इस साल में बजट से पहले 4 दिन पहले चीज़ें बढ़ घट जाती हैं, और बजट आने के बाद भी लगातार पूरे साल रेल को ही ले लें, पेट्रोल को ले, तमाम सारे सवाल हैं। तो इसीलिए आपको अगर स्मरण हो कि पुराने समय में कि जब बजट आता था तो सिगरेट छुपा ली जाती थी, पेट्रोल कम भी मिलने लगता था, केरोसिन गायब हो जाता था बाजार से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, खुली अर्थव्यवस्था का सब कुछ खुला है। इसलिए बजट से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा करना मुझे लगता है कि बहुत बेमानी होगा। और दिल्ली में बजट है ही क्या और क्या दे सकता है दिल्ली एक तो ऐसे ही दिल्ली की सरकार के पास बहुत सारी चीजें अपनी नहीं है। तो उसकी पुलिस से लेकर तमाम सारे सवाल बार बार टकराते रहते हैं, और ये कहा जाता रहता है कि ये हमारे पास नहीं, वो हमारे पास नहीं। इसलिए दिल्ली का बजट कोई बजट उस तरह का बजट नहीं है। और यूं भी चाहे वो देश का बजट हो, केंद्र का बजट हो, अब बजट का कोई मायने और प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ठीक है, सरकार अपने खर्चे का इंतजाम और इस सब का रेवेन्यू रिसीट्स और आना जाना इनकी लेखा जोखा एक पेश कर देती है, लेकिन वो हमारी अर्थव्यवस्था को उस तरह से संचालित नहीं करता है। और वो पूरे साल का हिसाब अगर उस बजट के नजरिए से आप देखिए या अपनी पूरी चीजों को आप प्लान करते हैं साल भर के हिसाब से, तो वो उसकी अब कोई रिलेवेंस नहीं रहेगी। विवेक ने आप भी मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ऑपरेट करने में दिल्ली के बजट की कोई भूमिका नहीं रहेगी और नहीं रही है? जी देखिए, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि कोई भूमिका नहीं रही है या नहीं रहेगी। दिल्ली बीइंग कैपिटल ऑफ कंट्री, इसका काफ़ी अहम रोल रहता है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि बजट में जो बातें बोली जाती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है बजट आने के बाद उसका यूज़ कैसे किया जाए। जैसे यूनियन बजट में भी आप देख लीजिए, डिफेंस को जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, डिफेंस का जो हिस्सा माना जाता है, वो कभी भी पूरी तरह से स्पेंड नहीं होता है। और स्पेंड होने के बाद जितना हिस्सा बच जाता है वो कहाँ जाता है, किस तरह से एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी बात यह है कि बजट के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर में तो सबसे पहले ये है कि आपने डिसाइड किया है कितना हिस्सा कहां पर स्पेंड किया जाएगा। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन में, अप्रूवल्स में और फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोजेक्ट्स किस कंपनी को देने हैं, किसको नहीं देने हैं, उसमें बहुत लंबा समय निकल जाता है। और जब अगले बजट का समय जब तक वो इम्प्लीमेंट होने का समय आता है तब तक नेक्स्ट बजट आ जाता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट के पास अगर जो इतनी अच्छी पॉलिसीज है कि उसको अगर जो प्रॉपर तरीके से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, उसको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्यों रखा जाता है? तो उसका कहीं प्रॉपर हिसाब किताब नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन यही रहेगा कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का एलोकेशन क्या होगा और आगे वो उसको स्पेंड कैसे करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या राजनीति है प्रदीप सौरव से हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त संजय बरागटा के पास चलते हैं। संजय, अगर वैट कम कर दिया दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर से, तो सारे पाप धुल जाएंगे? देखिए, कोशिश यही हो रही है कि कम से कम, और सबसे बड़ी खबर भी अनुराग यही रहने वाली है इस बजट की, कि चलिए एक कांग्रेस शासित प्रदेश है जिन्होंने, केंद्र सरकार की मजबूरी थी कि वो उस पर टैक्स कम नहीं कर सकते, राज्य सरकार ने पेट्रोल पे वैट कम करके कुछ राहत दी है, रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया है। ये एक बड़ी खबर रहने वाली है। दूसरी ये कि जो कैरोसिन फ्री दिल्ली बनाने की बात है, एलपीजी की तरफ ले जाया जाए लोगों को, दूसरी घोषणा इस तरफ से हो सकती है। तीसरा ये यहाँ पर बड़ी बात हो सकती है कि कॉमनवेल्थ गेम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में कुछ नहीं जाता था, इस बार शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर से जोर दिया जाएगा। और वजीराबाद विकासपुरी के बीच में जो सिग्नल फ्री हाईवे बनाया जाए, उसके लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बारापुला का जो है वो आईएनए तक उसको वो फ्लाईओवर है उसको बनाया जाए। तो इस तरह की घोषणाएं इस बजट में हो सकती है, लेकिन बजट का सबसे बड़ा हाई पॉइंट वही रहेगा कि वैट शीला दीक्षित अगर हटाती है पेट्रोल पर से तो कितना।
बिल्कुल। प्रदीप जी, अब जो विवेक नेगी बात कर रहे थे कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर को आप अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को आप प्लान्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, इसको कैटेगराइज क्यों कर रखा है, इसके पीछे किस तरह की राजनीति है सरकार की? देखिए, दो तरह की है। जब विवेक बोलते हैं तो विवेक की पूरी सोच मार्केट ड्रिवन होती है। ठीक है। वो बाजार के उतार चढ़ाव से अपने विचार को रखते हैं। जब प्रदीप सौरभ ऐसे लोग बोलते हैं, वो इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी भी सरकार को कॉर्पोरेट कंपनी की तरह नहीं देखते हैं। वो हमारे लिए क्या कहते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का जो श्रेष्ठतम है वो ये नहीं है कि आप खुदरा में एफडीआई को घोषित कर रहे हैं। हमारे लिए ये इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी होता है हमारे से लोगों की सोच में कि इस देश के हर आदमी को भरपेट भोजन मिले। और ये जो 8,500 करोड़ टन गेहूं इस बार पैदा हुआ है, ये कैसे जो 1,500 करोड़ टन गेहूं अभी सड़क के ऊपर गिरने वाला है, जो सड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उसको निःशुल्क नहीं बांटा जा रहा है, हमारी नजर इस ओर रहती है। तो ये बाजार और जो सामाजिक जीवन के परसेप्शन के द्वंद्व का विचार है। उत्पादक और गैर उत्पादक खर्चे कुछ नहीं होते हैं। और आप मान लीजिए गैर उत्पादक खर्चों में भी शामिल कर लिए जाएं तो भ्रष्टाचार से ना ये बचने वाला है ना वो बचने वाला है। तो हमारे केंद्र में अगर ये सरकार चाहे दिल्ली की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार को, जब जब कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस देश में बनता है, वो आईएएम से एमबीए करके नहीं आता। उस देश की जनता उसको चुनती है, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और जब वो वहां पहुंच जाता है, वो सरकार को एक कारपोरेट कंपनी की तरह चलाता है। और जो मल्टीनेशनल है दुनिया में, उनकी तर्ज पे ताता थैया करता है। जिस आम आदमी के सवाल पर ये सरकार बनाई जाती है या बनती है, या लोग चुन के आते हैं, या मुख्यमंत्री बनते हैं, या प्रधानमंत्री बनते हैं, वो वहां पर वो आम आदमी मिसिंग हो जाता है। तो ये बाजार और गैर बाजारवाद की सोच का अंतर है। इसलिए इसमें मुझे यही राजनीति दिखती है कि बाजार से सावधान, और इस देश की जनता को जो भूलेगा वो ना तो बजट दे पाएगा अगली बार, ना ही उस सरकार में दोबारा आ पाएगा। और प्रदीप जी, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा की, जहां शीला दीक्षित बिल्कुल तैयार हैं अपने बजट के साथ। कुछ ही देर में वो बजट वहां पर पेश करेंगी। मुस्कुरा रही हैं। अब कुछ देने वाली हैं तो उनका बजट सुनकर जनता दिल्ली की मुस्कुराती है नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। विवेक नेगी, आप जवाब से प्रदीप सौरभ के संतुष्ट हैं? जिस तरीके से आप जानना चाह रहे थे कि इसको कैटेगराइज क्यों किया जाता है, क्यों नहीं मर्ज किया जाता? जी देखिए, मेरी अपनी सोच है और उनकी अपनी सोच है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो सवाल था वो ये था कि कोई भी पैसा अगर जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं, अगर जो उसको एक्सपेंस करना है, अब एक आम आदमी की बात ले लीजिए, उसको पता है कि मेरी मंथली इनकम इतनी है। अब उसमें वो प्लान कर लेता है कि मेरा इतना मंथली खर्चा है और इतना मुझे सेविंग्स करना है। यही चीज़ अगर जो गवर्नमेंट कर ले तो आई थिंक एक डेवलपमेंट, जो ग्रोथ हम देखना चाहते हैं, वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। विवेक, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब हमने ये मान लीजिए कि आपकी तरह से सोच लिया, इतना बचत करना है और इतना वो है। प्रदीप, औद्योगिक प्लॉट और जैसे ही शीला दीक्षित ने पेट्रोल सस्ता होने की घोषणा किया, हमारे साथ मेहमान प्रदीप सौरभ जी बैठे हैं। उन्होंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुईया। प्रदीप जी, ऐसा आपने क्यों कहा? इसलिए कि जो अपेक्षा थी और जो राजनीतिक दबाव था यूपीए सरकार पर, जिस तरह से जयपाल रेड्डी को आधिकारिक यात्रा छोड़कर दिल्ली तलब किया था सोनिया गांधी ने, तो ये माना जा रहा था। और इससे पहले भी एक कवायद हुई थी कि प्रणब दा एक खत कांग्रेसी सरकार जहां जहां हैं, जिन राज्यों में, वहां लिखना चाहते थे और सोनिया गांधी से ये दबाव डलवाना चाहते थे कि अगर पूरे देश में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर वैट और दूसरे टैक्स कम कर दिए जाएं तो पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन वो बहुत सारे जो कांग्रेसी सरकारें थी, जब सोनिया गांधी ने इस तरह का फीडबैक लिया तो उन्हें लगा कि इस पर विवाद हो सकता है, उनके बात की शायद अनदेखी भी हो जाए। तो उस आधार पे अगर देखें तो ये जो शीला जी ने दिया है, अगर ये पूरे जो कास्ट है उस पर 20% जो छूट होती तो ये निश्चित तौर पर 5 रुपए जाता। और हम लोग शुरू से इस बजट को पेश होने से पहले हम विवेक जी लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि 1-1.5 रुपए से ज्यादा का खेल नहीं है। और ये इसीलिए मैंने कहा कि ये चूचू का मुरब्बा है और खोदा पहाड़ और निकली चुहिया टाइप का। विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 73 रुपए 18 पैसे इस वक्त दिल्ली वासी 1 लीटर पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। अब
हमें पूरा गणित समझाइए कि अब कितना कम हुआ पेट्रोल पर से और अब कितने का 1 लीटर पेट्रोल होगा। देखिए, इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट टैक्स लेती है, वैट जो लेती है वो 20% लेती है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर जो ये वैट 20% से घटाकर 12% कर दिया जाता, जो कि एक्सपेक्टेड था, तो रेट 4 से 5 रुपए कम हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर किया क्या गया, एक गेम खेला गया है कि जितना रेट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम बढ़ाया था, ठीक है, जो कि 7.5 रुपए बढ़ाया गया था, उस पर वैट नहीं लगेगा, ये कहा गया। तो 7.5 रुपए का 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें भी आप सर्विस टैक्स हटा दीजिएगा। अगर जो वो हटाते हैं तो ये कैलकुलेशन 1 रुपए 20 पैसे से 30 पैसे के बीच में आती है। तो मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, खोदा पहाड़ निकली चुई। चलिए इसको और विस्तार से हम समझेंगे कि दिल्ली वालों को ये फायदा हुआ है या फिर कोई फायदा नहीं हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बजट की बड़ी बात दिल्ली के बजट की ये रही कि पेट्रोल 1 रुपए 30 पैसे दिल्ली में सस्ता होगा, लेकिन विवेक नेगी कह रहे हैं कि इसमें भी एक खेल है। पूरे खेल को देखा जाए बजट के, विवेक जी, तो क्या कहेंगे आप, क्या खोया क्या पाया? देखिए, मैं यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि 2013 में जो स्टेट इलेक्शन है उसकी तैयारी चल रही है। ये बजट इतना ज्यादा प्लान्ड बनाया गया है कि जनता इसको समझने में ही रह जाएगी। तो यहाँ प्लानिंग एक्सेसिव हो गई है कुछ। तो मुझे ये लगता है कि जो मेन मुद्दे थे उनको इग्नोर किया गया है और जिन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं थी चर्चा करने की, पूरे बजट में वही डिस्कशन हुआ है। तो ये बेवकूफ बनाया गया है। देखिए, जो चीज़ें समझने में जितना वक्त लगेगा तब तक चुनाव आ जाएंगे और ये जो महंगाई की मार है इतनी भारी पड़ेगी। तमाम जो चाहे किताबें मुफ्त दी गई हो, चाहे तमाम सारे कैश प्रलोभन दिए गए हो, ये लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। और ये चाहे पेट्रोल का जो दाम भी घटा, ये भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है और ये सरकार की अलोकप्रियता बढ़ाने वाला बजट है। संजय जी, ये देखिए, 1600 जो अनऑथराइज झुग्गियां हैं उसकी वजह से म्यूनसिपैलिटी हारे हैं, ये कांग्रेस को लग रहा है। टारगेट उसी को किया गया है। 600 रुपए की फूड सब्सिडी सीधे तौर पे अकाउंट में डाल दी जाएगी, वही के लोगों को दी जाएगी। साथ ही साथ 2000 रुपए गैस खरीदने के लिए जाएंगे, वो भी वहीं पर जाएंगे। 5-5 करोड़ के जो छोटे छोटे अनुदान दिए गए। टारगेट यही है, पॉपुलस अगले साल चुनाव होने हैं, कि किस तरह से कम उन लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इसे समझाने के लिए, और साथ ही प्रदीप सौरभ जी का और विवेक नेगी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।